अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी शिफा, आज के प्रोग्राम का आगाज़ आप किस काम की बात से, किस गहरी बात से, किस मज़ेदार बात से कर रही हैं? आज मैं ट्रेजेडी बयान करने लगी। तौबा, ट्रेजेडी और कॉमेडी, ये दो तरह की कहानियाँ होती हैं और जो दो तरह की कहानियाँ हैं उन्हीं के ऊपर सारी ज़िंदगी और हर इंसान की कहानी या तो कॉमेडी होगी या ट्रेजेडी होगी। तो जो थिएटर की ज़बान में और ड्रामे की ज़बान में कॉमेडी उस ड्रामे को कहते हैं या उस फिल्म को कहते हैं कि जिसमें आखिर में जाकर हीरो जीत जाए, मसाइल हल हो जाए, ये कॉमेडी कहते हैं, जिसको कॉमेडी कहते हैं। सही है। और जो ट्रेजेडी होती है वो कहलाती है कि जिसके अंदर मसाइल हल ना हो। जैसे शेक्सपियर ने बहुत सारी ट्रेजेडीज लिखी हैं, हैमलेट उसकी एक बहुत मशहूर ट्रेजेडी है। मशहूर, हाँ, पढ़ी हुई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉमेडी और ट्रेजेडी का थिएटर की ज़बान में फ़र्क है। आप क्या ट्रेजेडी कर रहे हैं? मैं तो ट्रेजेडी लाइफ की बयान करने लगी। नहीं, लाइफ की ट्रेजेडी एक ये है कि हम जो है ना, हम बूढ़े बहुत जल्दी हो जाते हैं। वी गेट ओल्ड टू सून एंड वी गेट वाइज टू लेट। हम समझदार बहुत देर से होते हैं और बूढ़े बहुत जल्दी हो जाते हैं। भाई वाह वाह वाह, कैसा ही बात है। उम्र हमारी बढ़ती रहती है, अकल हमारी जो है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ती जिस रफ्तार से उम्र बढ़ती है। मैं कहूँगी घटती रहती है। बचपन में आप फिर अपने वालिदैन के कंधे पे वो रख के चला देते हैं कि अब्बू ने कहा था। बाद में तो आप नहीं कह सकते अब्बू ने कहा था, अपना दिमाग इस्तेमाल करें ना भाई। तो ये है सिलसिला कि जो वी गेट ओल्ड टू सून एंड वाइज टू लेट। तो दिस इज लाइफ ट्रेजेडी। इसमें ये भी है कि हम लोग बहुत मतलब ये कहते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, लेकिन जिंदगी छोटी नहीं होती है। हम जीना देर से शुरू करते हैं, हमें जिंदगी की समझ बहुत देर से आती है। तो ये वो वी गेट वाइज टू लेट वाली जो बात है ना, बिल्कुल, हमें जीने का अंदाजा ही, जिंदगी का अंदाजा ही बहुत देर से होता है कि असल में तो जिंदगी वो थी नहीं जो अब तक हम जिए जा रहे थे। बिल्कुल, पता नहीं क्या कर रहे थे। अभी तो हम वक्त जाया कर रहे थे, 9 to 5 कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, कि हमारी जिंदगी में असल जिंदगी क्या है वो हमें बहुत बाद में पता चलता है। और उसकी वजह ये है, एक वजह उसकी ये है कि हम बहुत सारे ऐसे लोगों से हमने कोई रिश्ता नहीं रखा हुआ होता जो असल में जिंदा होते हैं। हमने रिश्ते बहुत सारे रखे होते हैं, लेकिन उन लोगों से जो है वो रिश्ता नहीं रखा होता जो जिंदा होता है। ये किसका कॉल था? ये वाला कॉल बेंजामिन फ्रैंकलिन का था। वैसे पक्की बात है। हाँ, तो हाँ, गूगल तो ऐसा ही बता रहा है। हाँ। अब नाज़रीन, मैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ स्कूल नहीं ना जाती थी। हाँ। तो कहा होगा उन्होंने, तो गूगल को पता लगा होगा। मेरे नाम से डाल दिया करो, कोई मसला नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मंगलवाला नाज़रीन। हाँ, बस मेरा कॉल है ये, नो प्रॉब्लम भाई। अगर कोई कॉल समझ में ना आ रहा हो, अच्छा वाला, मतलब ऐसा नहीं कोई भी। बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं। एक उसमें ये होता है कि सनद होती है उसकी कि भाई इकबाल का शेर था या गालिब का शेर था। कुछ ऐसे अशार या बातें होती हैं जिसके बारे में बहुत हतमी तौर पे आप नहीं बता सकते कि ये किसका है। वो वैस मंगलवाला के नाम से चला दूंगी, मैं वैस मंगलवाला के नाम से चला दूंगी। पहले होता था अनोनिमस के नाम से। अब अनोनिमिटी का नाम है नाजरीन अवैस मंगलवाला। बिल्कुल। तो खैर, ये तो थी काम की बात। आज के प्रोग्राम में जो है बहुत कुछ है आपके लिए। अब आपको जो है वो हम ज़रा स्टोरीज़ की तरफ लेकर जाते हैं और बताते हैं कि जी मुल्क में क्या क्या हो रहा है। एक बड़ा अच्छा काम किया है इमरान खान साहब ने। अच्छा जी, उसका अच्छे काम की मीटिंग की है। अच्छा, अच्छे काम जब होगा तो फिर वाकई हम सोचेंगे, लेकिन वाकई वो जो नीयत है, सोच है, वो बहुत अच्छी है। और बहुत सारे लोग उस पर ये एतराज़ कर रहे हैं कि लो अच्छा, अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला था भाई मुल्क के अपनी काबीना से ये एतराज़ आया होगा या नहीं, ये बाहर से भी आया है? बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं ना हमारे यहाँ पे। एतराज़ करने वाले लोग भी तो बहुत है ना। वो कहते हैं कि अच्छा इसको क्यों सॉल्व कर रहे हो, उसको क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, उस मसले को क्यों नहीं देख रहे हो, उसको क्यों देख रहे हो। कर तो वैसे हर मसले को सॉल्व करने की कोशिशें कर रहे हैं, करे कोई भरे कोई। कल फैटफ का जवाब आया तो वो किया किसी ने था, भर कोई हुकूमत रही है, मतलब अंदाजा लगाया आप। तो इसलिए मैंने कल ट्वीट की थी, नाजरीन करे कोई भरे कोई। लोगों ने पूछा था शिफा क्या हो गया आपको, मतलब अंदाजा आखिर अचानक क्या हो गया। तो मैंने सोचा अभी बात चल रही है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी क्या हुआ। आपने जुमला ट्विटर पे दिया, एक्सप्लेनर यहाँ पे दिया। वाह, क्या डिजिटल और रियल लाइफ को आपने कनेक्ट किया। अफसोस में हूं नाजरीन मैं, लेकिन चलें खैर है। चलें, मैं आपको बताता हूं इमरान खान साहब ने क्या किया। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत मुल्क में फहश वेबसाइट्स को ब्लॉक करने से मुताल्लिक एक इजलास हुआ और वज़ीर आज़म ने यह कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी जो है उसके दौर में नस्ल नौ की किरदार साजी बहुत अहम है। और जदीद टेक्नोलॉजी के जो आलात हैं, 3G 4G इंटरनेट है, अब तो 5G की बात हो रही है, उसके फैलाव ने लोगों की हर किस्म के मवाद तक रसाई मुमकिन बना दी है। और वज़ीर आज़म को यह बताया गया कि जो PTA है उसको ISPs और CDNs के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ताकि CDNs खासतौर पर जो क्लाउड फेयर के जो ज़रिए जो फहश मवाद को रोक सके। अच्छा। और PTA को अपने वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसकी इस्तेदाद को बढ़ाने की भी ज़रूरत है, ताकि फहश वेबसाइट्स के जो कुछ आलमी और बाकायदगी से अपडेट शुदा डेटाबेस के साथ इंतजाम करके उसे URLs और डोमेन की सतह पर ब्लॉक कर दिया जाए। अच्छा। और इजलास को यह भी बताया गया कि PTA की इस मंसूबे की फिजिबिलिटी पर काम कर रहा है और 2 माह की मुद्दत में इसका निफाज मुमकिन हो सकेगा। चलें, ठीक ठाक, ये तो अच्छा खासा इनका प्लान है। अच्छा प्लान है और ये होना चाहिए। जिस कदर फहश मवाद है इंटरनेट पर, ये हम सब जानते हैं, इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि जो किसी को ना पता हो।
तो इन चीज़ों को ब्लॉक करना एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। हाँ, और हम अगर यहाँ पे इस चीज़ की हिमायत करें तो आप लोग भी दिल में इसी चीज़ की हिमायत करें। तो मतलब बराए मेहरबानी, अगर वज़ीर आज़म या इस किस्म की उनकी टीम कोई इस किस्म का काम करती है तो फ़ौरन से वावेला ना शुरू कर दिया करें। ये देखें, अगर आप अपने बच्चे को बगैर किसी फिल्टर के या बगैर किसी जिसको कहते हैं ना नज़र रखने के, अगर आप अपने बच्चे को ये मवाद पकड़ा सकते हैं हाथ में, अगर आप में इतनी हिम्मत है, जुर्रत है, तो बस ठीक है, फिर आप करें। हमें डर लगता है भाई, नहीं फिर आप VPN लगा लें, फिर जो करना है करें, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अब अगर कोई ये कहता है कि नहीं पहले बाकी मसलों की तरफ देखें, ये तो कोई मसला ही नहीं है, तो फिर उसको थोड़ा सा अपना जरा इलाज कराने की जरूरत है। ये तो बहुत बड़ा मसला है आपकी कौम की किरदार साजी, हर जगह का बड़ा मसला है। कुछ दिन पहले अभी पढ़ रहा था, एक तो हम पर पाकिस्तानियों पर यह एतराज होता है ना कि फौहश मवाद पाकिस्तानी बड़ा कंज्यूम करते हैं, गूगल पर जो है वो फौहश मवाद पाकिस्तान वाले बड़ा सर्च करते हैं, इंतहाई गलत जो है वो बातें पाकिस्तान के नाम से मंसूब की जाती हैं। आप जरा जाके ये चेक कीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा फौहश मवाद बनाता कौन है, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जितने वेस्टर्न वर्ल्ड के जो ममालिक हैं जो अपने आप को दुनिया का चैंपियन समझते हैं, ये हैं वो लोग जो दुनिया में गलाजत और गंदगी फैलाते हैं, उन्हें जो है वो कोई कुछ नहीं कहता। और अपने लिए उन्होंने ऐसे सिस्टम्स बनाए हैं कि उनके बच्चे बचपन से कुछ देख सुन भी नहीं सकते, बाद में आएगा उनके सिस्टम का मैं बताता हूँ। ओ हो अभी 2 दिन पहले मैं खबर पढ़ रहा था। अच्छा, क्या? कि एक ये फौहश मवाद की वेबसाइट जो है उसका केस चल रहा है और उसके ऊपर कई ख़वातीन ने ये केस किया हुआ है कि हमें उस वेबसाइट ने ऐड देकर बुलाया कि आप आएँ, हम आपसे मॉडलिंग का काम करवाएंगे, उसके बाद हमें फौहश जो है वो फिल्मों में काम करवाया गया और उन्होंने भी काम किया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी कि ये हमारे रीजन में ये मवाद अपलोड नहीं होगा और दूर दराज के मुल्कों में अपलोड होगा। तो उसके बाद वो यहाँ पर भी अपलोड हो गया, उस पर फड्डा चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं। ये वो कौम है जो गलाजत बना भी रही है, गलाजत में काम भी कर रही है और इस तरह की हरकतें कर रही है और बातें ये हमें सुनाते हैं। बिल्कुल अंदाजा पता नहीं किस तरह की। और इससे एक और चीज समझ में आई कि वो खवातीन या मर्द जो भी उस मॉडलिंग में उस चीज में काम कर रहे थे, उनका की ख्वाहिश क्या थी कि उनके रीजन में ये अपलोड ना हो, ताकि उनके अपने ना देखें, उनके अपने ना देखें क्योंकि वो कंजर्वेटिव होंगे। तो सिर्फ पाकिस्तान में कंजर्वेटिव होने का एक वो नहीं है मसला, दुनिया में हर जगह पे सोसाइटीज में अच्छे नॉर्म्स वाले लोग भी आपको मिलेंगे, बुरे नॉर्म्स वाले लोग भी हमें मिलेंगे। बहुत से ऐसे होंगे जिनको बच्चों की परवाह नहीं होगी और बहुत से ऐसे होंगे, मेरे अपने बहुत से ऐसे जानने वाले हैं बाहर कि वो आपको अमेरिका बर्तानिया में मिलते हैं, क्या उनका कर्फ्यू शुरू हो जाता है रात 9 बजे के बाद, उनके जवान बच्चे 16, 17, 18 साल की उम्र के 6-9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते अनलेस दे हैव द परमिशन फ्रॉम देयर गार्डियंस और पेरेंट्स। छोड़े जी, अगली खबर पर आप जज्बाती हो गए, लेकिन ये है कि इस पे एतराज ना कीजिएगा। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ एक और चीज पर भी एतराज हो रहा है। अच्छा काम भी कोई करे तो एतराज तो होना होता है। रवीज राजा साहब जो अभी कुछ अर्सा कबल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, उनका कहना ये है, उन्होंने बेसिकली एक ऐलानिया चीज़ कही है। उन्होंने कहा है कि मैं तनख्वाह लेकर काम नहीं करने आया और मुझे अफसोस नहीं है अगर मेरे पास कोई बड़ा घर या महंगी गाड़ी या कुछ इस किस्म की चीज़ ना हो। मैं यहाँ पर तनख्वाह नहीं ले रहा और मैं अगले 3 साल 1 रुपया नहीं लूँगा अपने इस ओहदे पर रहने का। अब इसको देखिए। अच्छा ठीक है, आप खबर खत्म करें, मैं बताता हूँ। मैं जो हूँ, मैंने बहुत कुछ अपना करियर दाव पर लगा दिया है और अपनी पूरी रेपुटेशन क्रिकेट करियर दाव पर लगा दी है। कभी कभी ज़िंदगी में आपको इज़्ज़त के लिए खेलना पड़ता है और मैं इज़्ज़त ही के लिए खेल रहा हूँ। और एतराज़ आया, फिर इसके बाद एतराज़ आया मोहम्मद आमिर का। और मोहम्मद आमिर ने रमीज़ राजा को अपनी पोस्ट में टैग करते हुए कहा कि जहां तक मैंने सुना है वो तनख्वाह तो नहीं ले रहे, ठीक है, आई एग्री, वो तनख्वाह तो नहीं ले रहे, लेकिन उनको काफ़ी मराद दी जा रही हैं। शायद मैं गलत हो सकता हूँ। आखिर में ये भी उन्होंने, मैं ज़रा इसका फैसला करता हूँ इन दोनों के मामला का। देखें मोहतरमा, सारी कौम के साथ माजरत के साथ देखें, वैसे ये तो वो चीज़ है जो छपी हुई है। मैंने एक मिनट सोशल मीडिया पे मेरी मालूमात के मुताबिक PCB चेयरमैन की कभी तनख्वाह थी ही नहीं। अच्छा जी, ये चेक करें अंदाजा। तो उसकी मराहत होती है। हाँ, तो ये इन दोनों को नहीं पता था क्या? देखें, रमीज़ राजा साहब ने बुनियादी कॉन्टेक्स्ट उनका क्या था ये मुझे नहीं पता। बेसिकली हो सकता है वो ये बात क्लियर कर रहे हो कि इस ओहदे की तनख्वाह नहीं है, हो सकता है वो ये बात क्लियर कर रहे हो। नहीं है, मतलब मैं भी डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ ना। तो क्यों दे रहे हैं? लेकिन उनका जुमला सुने, उन्होंने अगर कहना होता तो वो ऐसे ही कहते हैं। कमेंटेटर रहे हैं भाई, उनको कहने कूने में कोई मसला नहीं है। आमिर जो है, आमिर ने ये कहा है कि जी मराद बहुत मिल रही है। अच्छा, और मराद मिल नहीं रही, मराद होती है। तो ये भी एक जरा वैसा जुमला है। तो दोनों आमिर के जुमले पे मुझे लगता है वो जो आपका वाला पॉइंट है कि तनख्वाह होती ही नहीं है, लेकिन मराद तो आप ले रहे हैं। नहीं, तो मराद तो होती है ना भाई। उनका देखें, PCB चेयरमैन, PCB के CEO की तनख्वाह होती है, PCB के बाकी जो मेंबरान होते हैं उनकी तनख्वाह होती है, चेयरमैन की तनख्वाह नहीं होती है। ये तय है। तो क्यों कभी भी नहीं होती। कितने नवाफिल का सवाब है? ये एक एजाजी ओहदा उन्होंने बनाया हुआ है ना। दूसरी चीज ये नहीं, वजह ये उनसे पूछना पड़ेगा। तो फिर वो जो चेयरमैन है वो भी मुदाखलत करेगा बगैर तनख्वाह लिए।
सीईओ भी मुदाखलत करेगा बगैर तनख्वाह लिए। की तनख्वाह होती है, हाँ तनख्वाह होती है, लेकिन वो मुदाखलत करेगा फैसलों में। ऊपर होता है वो होता है ना, चेयरमैन मुदाखलत करेगा। चेयरमैन यार तो इतने ओहदों की क्या जरूरत है, मतलब एक बंदा नौकरियां तो देनी है ना, 1 करोड़ क्या हो गया आपको करोड़ नौकरियां देनी है। ले आओ भाई, जितने लोगों ने एंकर बनना है ले आओ भाई, सबको ले आओ, खड़े करेंगे हम उन सबको दरमियान में खड़ा करेंगे प्रोग्राम में और वैसे ही कंडक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सुने साइलेंट एंकर और वो सब हर किस्म। यार ये कौन करता है, मतलब ठीक है सुन ले, अब उसका होता ही है किसी भी चेयरमैन का। एक सेकंड, मिसाल के तौर पे एक हो वजीर आजम इमरान खान, एक हो डिप्टी वजीर आजम, तो बने थे पहले हमारे मुल्क में। वो कौन? हाँ बिल्कुल 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 जी, चौधरी बिरादरान में से एक, बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन मतलब फिर फैसला कौन करेगा? मतलब सब मिलके करेंगे, टू मैनी कुक्स होंगे ना, टू मैनी कुक्स, यही मैं चाह रही थी कि आप कहें। तो अब इसमें जो है इस ओहदे में तनख्वाह नहीं होती, इस ओहदे में मराहत होती हैं, और इस ओहदे में जो बाहर वगैरह जाते हैं डेली अलाउंस होता है उसका, और वो भी $700-800 होता है पर डे। जी अच्छा खासा होता है, ऑफ कोर्स होता होगा, जाहिर है। $700-800 पर डे मोहतरमा, सोचे कितने सारे होते हैं वो। डॉलर तो वैसे ही आजकल बढ़ा हुआ है, 174 पे पहुंच गया है बिल्कुल, इंटरबैंक में 174 पे पहुंच गया है, अब तो मामला ऐसा हो गया है। तो बहरहाल ये दोनों भाई मिलकर अपने मसाइल हल करें। एक मसला हल करना है डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने फेसबुक को मुकाबला देने की ठान ली है, उन्होंने फेसबुक के मुकाबले में नया सोशल नेटवर्क लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्रूथ सोशल के नाम से ये सोशल नेटवर्क लॉन्च करवाने का ऐलान किया गया है। सोशल ट्रूथ या ट्रूथ सोशल जो भी है वो होगा, और अब ये आएगा अगले माह, ये लॉन्च हो जाएगा बीटा वर्जन इसका। मैं तो भाई इस्तेमाल करूंगी। बिल्कुल सही, मैं तो करूंगी इस्तेमाल। आप तो ऐसे सोशल नेटवर्क, सोशल हैं आप, नेटवर्क पे आप यकीन रखती हैं, तो सोशल नेटवर्क आपका बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रूथ से आपका कोई लेना देना हो जाएगा, ट्रूथ से लेना देना हो जाएगा इस नेटवर्क से ना आपका, जब आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ प्रॉफिट माय फ्रेंड। ये मखसूस अफराद को दावत दी जाएगी पहले, ताकि वो उसको शामिल हो, और फिर बीटा वर्जन जी ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि वो क्या करते हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म उनकी जो बड़ी टेक्नोलॉजी फर्म्स के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का ये एक मैकेनिज्म है, क्योंकि फेसबुक ने तो बैन कर दिया था इनको, ट्विटर ने बैन कर दिया था, अभी भी वो बैन है, फेसबुक ने तो मजीद उनको सस्पेंड हो गए थे भाई। जी 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 बिल्कुल, तो फेसबुक ने तो अब मजीद इनको शायद 1-2 सालों पर बैन किया हुआ है, तो अब ये अपना बनाएंगे। ये सही है, बंदा बोले भाई तुम मुझे बैन करते हो, करो मैं अपना काम करूंगा। अब वो ला भी सकता है ना, मतलब वो यही सही है, यही सही है, बस पसंद आ, उसके पास इतना है, वो तो उंगली हिलाए, माल हो ना हो, बंदे के अंदर ये जज्बा होना चाहिए। मगर माल के कैसे बनाएंगे कोई सोशल मीडिया? नहीं, वो बहुत सारे स्टार्टअप्स भी होते हैं ना, बहुत सारे यंग लोग करते हैं वो। तो बहरहाल ये खबर थी, अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर आते हैं, आप बड़ी जबरदस्त खबर है जी वो भी, और तुर्की से। अब देखें कल जो जुल्म हुआ, मतलब अजीब सी एक ज्यादती नुमा एक सिचुएशन थी कि तुर्की को फेटफ ने जो है वो ग्रे लिस्ट कर दिया। मतलब अंदाजा लगाएं, अच्छा इसकी वजह क्या है? ये सब सियासी है नाजरीन, पाकिस्तान की 100% कंप्लायंस थी इस दफ़ा, और ये सारी गेम जो है ये हिंदुस्तान और वो सारे जो इधर से मतलब खा के गए मुंह की अफगानिस्तान से, तो ये सब उनकी गेम है सारी। बताते हैं आपको हुआ क्या। लेकिन जो खबर है मेन, वो खबर भी बड़ी ज़बरदस्त है, मज़ा ही आ गया सुन के। तुर्की ने इजराइल की खुफिया एजेंसी जो मोसाड है उसके 15 मुश्तबा जासूस जो है वो गिरफ्तार कर लिए हैं। मीडिया के मुताबिक आपको अगर मैं बताऊं, इन मुश्तबा जासूसों को 1 माह कबल गिरफ्तार किया गया था, और उन पर इल्ज़ाम ये था वैस कि उन्होंने मोसाद को तुर्की शहरियों और मुल्क में जो बाहर से तालीम हासिल करने वाले गैर मुल्की तलबा हैं उनके बारे में मालूमात फराहम की। और इजरायली मीडिया के मुताबिक जो है मोसाड ने गुज़िश्ता माह, और बल्कि इजरायली मीडिया का ये दावा था कि मोसाड ने गुज़िश्ता माह शाम से एक ईरानी जनरल को अगवा किया था, और हुकूमत के हामी रोजनामे ने यह भी बताया है कि मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने की का जो ऑपरेशन था वो तुर्की की नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 साल से जारी किया हुआ था, और इंसदाद इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बाद ये किया था उन्होंने। और अखबार ने मजीद ये भी बताया है कि मुश्तबा अफराद की जो तकरीबन 1 साल तक तकनीकी और इंसानी इंटेलिजेंस के तरीकों के जरिए निगरानी की गई थी, उसके बाद मतलब पूरे काम उन्होंने पक्का किया है। ये नहीं कि 15 दिन में जाके उसको बंदे को उठा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसराइल के भी काम वहाँ पर चल रहे हैं तुर्की में। बिल्कुल। अब गैर मुल्की स्टूडेंट्स जो वहाँ पर आते हैं उनका डेटा कलेक्ट कर रहे थे, और तुर्की के अपने शहरियों का भी कर रहे थे, लेकिन फॉरेन स्टूडेंट्स का भी कर रहे थे। तो ये खैर बहरहाल ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर बहुत सारे जो तुर्की के लोग हैं जो कि इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए बैठे हैं, हाँ। उन्हें भी ज़रा तशवीश होनी चाहिए, और उन्हें सोचना चाहिए कि हम किससे बातचीत कर रहे हैं और किससे मामलात बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ भी देखने की है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि तुर्की के मामलात तो इस्तवार हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर उन्होंने उनको ये जवाब दिया है कि भाई हमारे मुल्क में आके ये काम तुम लोगों ने नहीं करना और हम छोड़ेंगे नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हों या जेडे भी टाइज हों, हम तो छोड़ेंगे नहीं भाई, ये इंटेलिजेंस का काम हमारे साथ तुमने करना नहीं है, स्टे इन योर लिमिट्स। तो ये भी तुर्की का एक मैसेज था, और ये मैसेज हर एक को हर जगह दे देना चाहिए। वो जो पाकिस्तान की एब्सोल्युटली नॉट थी, उसके बाद हमें रिपरकशंस तो देखने में आ रहे हैं, फेटफ इज़ वन ऑफ देम, लेकिन ये है कि
पाकिस्तान तो हर दफ़ा ही बेचारा मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, आप अच्छा करें बुरा करें, हम बदनाम तो ऐसे भी थे, वो क्या है वैसे भी ऐसे भी थे वैसे भी थे तो वैसे भी थे, तो हमें पे इल्ज़ाम तो ऐसे भी है वैसे भी है, सही बिल्कुल मामला। नाज़रीन ब्रेक तो ऐसे भी है और वैसे भी सही, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सुबह ही सुबह नाश्ते का माहौल होता है और नाश्ता जो है वो बस हम यहाँ पर कर नहीं सकते, लेकिन दिखा ज़रूर सकते हैं। अशर और रिजवान जो हैं वो एक बड़ी ख़ास जगह पर मौजूद हैं, देखते हैं कि जी वो क्या जगह है और क्या खा रहे हैं। तो नाज़रीन आज हम एक नई चीज़ ट्राई करने आए हैं और नई चीज़ क्या है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। वाओ अमेजिंग, सो टेस्टी यार अशर, ये बहुत मज़ेदार डिश है। लगे बर्गर है लेकिन एक्चुअली बर्गर है नहीं, ये है क्या? बेसिकली ये जो स्नैक है ये फेमस इंडियन स्ट्रीट फूड है, जिसे कहते हैं वड़ा पाव। और वड़ा पाव की खासियत ये होती है कि इसमें एक आलू की टिक्की होती है। अब ये बनता कैसे है और स्पेशली पाकिस्तान में कैसे आया ये स्टोरी अभी चल के मैं दिखाता हूँ आपको, लेकिन पहले ये ख़त्म कर लें, इसके साथ इंसाफ कर लें। तो आइए इसके मज़े ले लेके इसके साथ अच्छा से इंसाफ करते हैं और मिलते हैं उस नौजवान से जिसका ये स्टॉल है। इसके अंदर जो है वो प्याज नहीं डाला गया, ये एक मुझे बड़ी मज़े की बात लगी है। प्याज जो है वो सेपरेटली दिया गया है और ये एक हरी मिर्च भी दी गई है, एक अदद आपको, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाने वाला हूँ। बस मैं सिर्फ इसी के साथ इंसाफ करूँगा, हरी मिर्च हम वापस रख देंगे। तो नाज़रीन खाम चुके हैं वड़ा पाव, जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत लजीज था। अब चलते हैं और मिलते हैं उस नौजवान से, क्यों अशर, जो कि जिसका नाम है उमर अयूब। और उमर अयूब साहब क्या करते हैं और क्यों उन्होंने ये बिज़नेस शुरू किया, आइए चलते हैं। आइए उमर अयूब साहब से ये कहानी जानते हैं, तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? ठीक है आप? कैसी तबीयत है? जी नाज़रीन, ये हैं उमर अयूब। इन्होंने मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से MBA किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। मगर उमर ने हिम्मत नहीं हारी और ये फेमस इंडियन स्नैक वड़ा पाव का फूड स्टॉल या ढाबा इन्होंने लगा लिया। तो ये सारी जर्नी इन्होंने कैसे स्टार्ट की और कैसे यहाँ तक पहुँचे, ये जानते हैं उमर से। जी उमर। सर बेसिकली मैंने ग्रेजुएशन अपना मास्टर्स किया है बहरी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से, और मैं 2009 के मिड में मैं अपना कंप्लीट किया मास्टर्स। तो उसके बाद जैसे कि सबको पता है कि कुछ ही टाइम के बाद मैं 19 के लास्ट में कोविड आ गया था और जॉब्स बिज़नेस सब कुछ था, वो लॉकडाउन की वजह से सब क्लोज़ हो गया। तो उसके बाद 6 महीने तो ऐसे गुजरे कि बिल्कुल नील थे, ना जॉब ना बिज़नेस। और फिर जब ये कोविड की थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई तो उसके बाद हमने कोशिश की, मैंने जॉब्स की अप्लाई के लिए। तो आपको पता है मार्केट रिसेशन क्या था, मार्केट में जॉब नहीं थी। तो मैंने तकरीबन 7-8 जगह पे अप्लाई किया, तो कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर कुछ मैंने कॉल सेंटर में जॉब की, कुछ मार्केटिंग की जॉब्स की। फिर ये था कि उनकी सैलरीज़ वगैरह इतनी नहीं थी कि आप बंदा चल सके, उस सैलरी के पे डिपेंड रह सके। इतना आपने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने MBA किया और MBA करने के बाद फिर आपने ये यकीनन सोचा होगा कि मुझे बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। तो जब इतने ख्वाब देखे उसके बाद आके अचानक से वड़ा पाव का स्टॉल लगाना, ईगो नहीं हर्ट हुई कि यार ये मैं क्या काम कर रहा हूँ? सर ईगो तो हर्ट होती है, बट ऐसे फिर जब चीज़ ना मिल रही हो, नहीं हो, तो फिर ईगो को थोड़ा साइड पे करके और फिर आपको ना बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर काम करना पड़ता है। हर चीज़ में ईगो को ख़त्म करना पड़ता है इस काम के लिए, अपना काम हो या जॉब में हो, ईगो को थोड़ा सा आपको साइड पर रखना पड़ता है। अच्छा उमर, मुझे बताएं कि जब आपने ये अपना सारा सेटअप स्टार्ट किया तो घर वालों और दोस्तों का कैसा रिस्पॉन्स था? सर घर वाले और दोस्त दोनों तरफ से बहुत सपोर्टिव थे, और ख़ासकर अम्मी और अब्बू ने काफ़ी सपोर्ट किया। और जब मैं आपको बताऊँ, जब मैंने स्टार्ट किया तो आपको पता थोड़ा सा मैं अकेला था, तो फिर मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, हारिस है, तलहा है, ये 3-4 मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, और तैयब, शहजाद, इन सब ने मेरी काफ़ी हेल्प की। अच्छा उमर, मुझे बताएं कि ये स्पेशली आपने वड़ा पाव ही क्यों चूज़ किया, जबकि दूसरे फूड स्टॉल्स हैं जिनमें बहुत सारी वैरायटी और आइटम्स आ जाते हैं, ये वड़ा पाव क्यों स्पेशली चूज़ किया आपने? सर बेसिकली अगर MBA किया है तो उसका कोई फ़ायदा होना चाहिए कि आपने पढ़ा है तो आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में किस चीज़ का गैप है। अब हर जगह बिरयानी मिलती है, शावरमा मिलता है, अंडे वाला बर्गर मिलता है, उसके लिए कोई स्पेशल नहीं आता है। अब ये वड़ा पाव एक इंडियन स्नैक है बेसिकली, तो इसका गैप था पिंडी इस्लामाबाद में।
तो मैंने कहा क्यों ना आप नई चीज़ लाए। बाकी इटालियन खाना मिल जाता है, इटालियन पिज़्ज़ा में सब कुछ मिलता है, लेकिन बेसिकली एक इंडियन चीज़ का ना गैप था इन पिंडी इस्लामाबाद में। लोग अंडे वाला बर्गर आके मांगते हैं आपसे या नहीं मांगते? अंडे वाला बर्गर, मैंने कहा अंडे वाला बर्गर नहीं है यहाँ पे। तो भाई इसमें क्या क्या वैरायटी है आपके पास? वड़ा पाव कितनी वैरायटीज़ का है? सर मेरे पास अभी इनिशियली मैंने 4 वैरायटीज़ फ्लेवर्स रखे हैं। एक सिंपल है आलू वाला, एक आलू चीज़ है, एक आलू चिकन है और एक आलू चिकन विद चीज़ है। तो ये 100 से स्टार्ट होता है और 250 इसकी मैक्स प्राइस, यानी कि एक आम आदमी की रेंज तक है। तो प्यारे भाई ईमानदारी से बताना कितना महीने का कमा लेते हो? सर ईमानदारी से बताऊं तो अभी मुझे स्टार्ट किए आज 1 महीना और 5-1 दिन हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सैलरीज भी दे दिया है, खर्चा भी निकाल दिया है और चल रहा है सब कुछ। अब मेरे पास और 4 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। इनिशियली मेरे 1 से स्टार्ट किया था, अब वो 4 की सैलरीज भी निकल रही है, रेंट भी निकल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी नाज़रीन, हमने तो ये वड़ा पाव ट्राई कर लिया और हमें तो बहुत ही मज़े का लगा ये। आप भी आएँ यहाँ पे ये वड़ा पाव ट्राई करें और हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे बताएं कि आपको वड़ा पाव कैसा लगा। क्या बात है भाई, मूड ही हो गया। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि वड़ा पाव को इतना वड़ा पाव कहने की क्या ज़रूरत है? बर्गर कहते हैं, बर्गर इंग्लिश में कहते हैं ना, ये हिंदी टर्मिनोलॉजी है। वड़ा पाव, बन कबाब कहते हैं, वड़ा और पाव, ये 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वड़ा पाव। इसमें वड़ा और पाव क्या क्या था? वड़ा क्या है, बन क्या होता है और अंदर वाला जो गोला है वो क्या होता है? भाई ये देखें, पाव क्या है और वड़ा क्या है? चलो एनीवे, अब नहीं बताया उन्होंने, बताना चाहिए था ना आशा रिजवान, मतलब पूछते ना। मैं आपको अपने मुख्तलिफ जो दोस्त हैं उनसे पूछ के भारत वगैरह में जो कुछ रहते हैं उनसे पूछकर और आपसे उनसे रब्ता करवा दूंगा ताकि वो भिजवा भी दें और बता भी दें। हाँ, बस इसमें ये कंफर्म कर लेना कि वड़ा कौन सी चीज़ होती है और पाव किसको कहते हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, सियासत के तयूर बदलने लगे हैं। जोड़ तोड़, मेल मुलाकातें, दावे दावतें लेकर अपोजिशन सड़कों पर निकल आई है। आज जुमे के बाद से पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के आगाज़ का ऐलान किया है और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पड़ी तो मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ क़यादत करेंगे। जबकि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंची तो नवाज़ शरीफ भी शिरकत करेंगे। हो सकता है कि वो शिरकत करें। नाजरीन, मैं आपको बता देती हूँ वो कैसे शिरकत करेंगे। शिरकत वो ज़रूर करेंगे लेकिन वाया वीडियो लिंक, आएंगे नहीं वो इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि पीडीएम का हिस्सा है या नहीं, हुकूमत को हम घर भेजेंगे। एक तरफ ये मामलात हैं सियासत के, दूसरी तरफ मामलात हैं मईशत के। मईशत पाकिस्तान की कहाँ जा रही है? स्टेट बैंक के जो सरबराह हैं रजा बाकर साहब वो भी कुछ बयानात दे रहे हैं। उसके अलावा डॉलर की उड़ान आपने देख ली है। फैटफ के मामलात हमारे सामने हैं। पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में, तुर्की भी ग्रे लिस्ट में। ये सारे मामलात, इन पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार जनाब आमिर जा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, पहले मईशत से शुरू कर लेते हैं क्योंकि इकोनॉमी जो है वो सबसे अहम चीज़ है, सब कुछ पेट के लिए ही होता है। तो ये कई मईशत कहाँ जा रही है पाकिस्तान की? रुपए में इस कदर गिरावट और उसके बाद जो डॉलर है उसमें इस कदर उठान और फिर मज़ेदार बयान, हाँ मुस्बत इशारियों के बाद, और फिर वो रजा बाकर साहब के मज़ेदार से बयान। इसमें जो शिफा ने गुफ्तगू शुरू की थी वो पीडीएम से शुरू की थी। देखिए, हुकूमत के लिए पीडीएम खतरा नहीं है। हुकूमत के लिए अगर कोई खतरा है तो ये जो माशी बहरान खड़ा हो गया है, इसको बहुत सारे पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि खुद साख्ता है। और इसलिए खुद साख्ता है कि बात चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती जो जिस तरह से इन्होंने की हैं। फर्ज करें जो डिप्रिसिएशन ऑफ डॉलर है और डिवेल्यूएशन ऑफ डिवेल्यूएशन ऑफ जो रुपी है, जिस तेज़ी के साथ हुआ है, डिप्रिशिएट हुआ है रुपी, यानी कि 152-53 होता था, एक झटके में आपने 21 रुपए, कल 174 था आज। तो आप इसको इससे अंदाजा होता है कि जी कहाँ लेकर गए। इसके नतीजे में हमने बगैर 1 रुपया मजीद उधार लिए 18, क्योंकि पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो अराउंड $90 बिलियन है। तो आपने जब डिवेल्यू किया, अपनी करेंसी की कीमत गिराई, तो आपने एक झटके में तकरीबन 1890 के करीब जो है आपने अपना सूद में और उसकी अदायगियों में बढ़ा दिए। उसमें अगर आप फिर वो इंटरेस्ट पेमेंट भी शामिल कर लें, अनदर $76 बिलियन, तो तकरीबन 2000 बिलियन यानी कि 2000 अरब रुपए का जो आप लोगों ने है अपने ऊपर कर्जा चढ़ा लिया है। और ये आप याद करें कि रजा बाकर साहब जब आए थे तो सब रुपया जो था 121 के करीब हुआ करता था, और वो उसको एक झटके में 121 से लेकर 152-53 पे लेके गए। यानी कि जो कुल इम्पैक्ट आया है वो बाज हमारे जो माशी तज्जियाकार हैं वो कहते हैं जी मोर देन $50 बिलियन का आया है।
और हम लोग जो है सिर्फ IMF से $6 बिलियन के लिए हाथ पैर जोड़ रहे हैं और उनकी जो प्री कंडीशन है मान रहे हैं, जिस तरह से हमारे मतलब वजीर खजाना हुए और जो बड़े लोग गए हुए हैं कि जी किसी तरह में $6 बिलियन की इमदाद मिल जाए। और ये जो सारी महंगाई है उसकी वजह ये कि हम पाकिस्तान जो है वो IMF की प्री कंडीशंस को जो है वो पूरा कर रहा है, चाहे वो बिजली की कीमत में इजाफा हो, चाहे वो इसकी रुपये की डिप्रिसिएशन हो, ये सारा का सारा है। मतलब हम एक कमरा बनाने के लिए अपना घर चला देंगे और उसके बाद कहेंगे हमने एक कमरा बना लिया। मेरे ख्याल में कमरे की भी बात नहीं हो रही, उससे भी कोई छोटी सी चीज बनाने के चक्कर में है। मुझे ये लग रहा है कि ये रजा बाकर साहब जैसे लोग जो हैं जिनको बैरून मुल्क से दरामद किया गया है, देखिए इमरान खान साहब की कई अपॉइंटमेंट्स जो हैं बड़ी क्वेश्चनेबल हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चनेबल है वो रजा बाकर की अपॉइंटमेंट है, इसलिए कि IMF के बड़े जूनियर लेवल ऑफिशियल हुआ करते थे, कंट्री रेप थे इजिप्ट में। इजिप्ट का जो हाल किया IMF ने हमें पता है क्या किया। अच्छा, इनको एक बहुत सीनियर पोजीशन पे लाकर बिठा दिया गया। इससे पहले भी हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक से लोग आए, IMF से आए, डॉक्टर इशरत आए, डॉक्टर याकूब आए, शमशाद साहब आई, मगर ये सारे सीनियर पोजीशन के लोग थे, बड़े मतलब है वेटरन से। ये एक आपने एक जूनियर अफसर को लाके बिठा दिया। अच्छा, उनमें और इनमें फर्क ये है कि जाहिर है कि ये जिंदगी भर तो स्टेट बैंक में नहीं रहेंगे, इन्हें दोबारा जाना उनकी मल्टीलैटरल एजेंसीज के पास नौकरी करने के लिए है। तो खतरा इस बात के जब हम IMF से नेगोशिएट कर रहे होते हैं तो एक तो IMF की टीम सामने बैठती है और कुछ IMF के लोग हमारी तरफ से भी बैठे होते हैं कि जो हमारा केस पाकिस्तान का केस प्लीड नहीं करते बल्कि IMF का केस प्लीड करते। उसमें रजा बाकर साहब जो है वो सरे फहरिस्त है। इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया है इस वक्त पाकिस्तान को, मतलब है पहले इन्होंने शरह सूद बुलंद रखी, फिर जिस तरह से रुपये को डिवैल्यू कर रहे हैं, आज तक पाकिस्तान में कभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इतना तनाज़ों का सबब नहीं बना था और स्टेट बैंक के गवर्नर पे इतनी ज्यादा कीचड़ नहीं उछाली गई थी। उसकी वजह यही है कि इनका कंडक्ट ऐसा है, इन्होंने जो भी फैसले किए उससे मुल्क को नुकसान ज्यादा हो रहा है। जी तो लोग तो ये कहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले वो ये कहते हैं कि हमारा अपना भी यही मंशूर था कि हम मार्केट में डॉलर नहीं झोंकेंगे रुपए की कदर को बरकरार रखने के लिए, वो भी नुकसान है। नहीं, आप दुरुस्त कह रही हैं। देखिए, एक आर्टिफिशियल उस पर संभालना गलत होता है, लेकिन जब आप कहते हैं भी कल रिजल्ट्स आए हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो वीकली आते हैं, $24 अरब के आपके पास लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज हैं। इससे पहले जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था हमारे कोई अराउंड $27 बिलियन थे। अच्छा, एक तरफ आप कहते हैं कि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, जब रिजर्व्स बढ़ रहे होते तो जो करेंसी है उसमें इस्तेकाम आता है, स्टेबिलिटी आती है। यहाँ पर हर चीज उल्टी हो रही है, यानी कि और दूसरी बात ही कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है कि जितना हमने इसको गिरा दिया अपने रुपए को। तो ये एक क्वेश्चनेबल है, मतलब है हमारी तो ये उल्टी तदबीरें खेल जाते हैं हमारे खिलाफ। जी, ये जो उल्टी तदबीरें करने वाले हैं ये उल्टा लटकेंगे या नहीं लटकेंगे, या इसी तरीके से काम करते रहेंगे? और वो जिस तरह के बयानात भी देते हैं उससे भी अंदाजा होता है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। मतलब कल बयान बड़ा चल रहा था, अजीब सी बात, मतलब इनको कोई पूछने वाला है या नहीं है, या बस ये ऐसे ही चलता रहेगा? और ये एक इकोनॉमिक, वो जो एक काउंसिल बनी हुई थी इकोनॉमिक काउंसिल, वो लोग क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक काउंसिल तो डोमेंट है। एक टर्म होती है कि इकोनॉमिक हिटमैन, जो इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से साम्राज्यी मुल्कों की तरफ से आके मुसल्लत किए जाते हैं तीसरी दुनिया के ममालिक पे, तो उसकी शक्ल अगर आपको देखनी हो तो रजा बाकर साहब की सूरत में आपको नजर आएगी। अच्छा, हमारे यहाँ सजा और जजा का मामला ये कि जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, जिन्होंने बड़े बड़े जराइम का इर्तिकाब किया, उनको आप सजा नहीं दे पाते, उनकी बेल हो जाती है, किसी की कन्विक्शन नहीं होती। हत्ता के नूर मखदूम का कत्ल का केस, जो कि ये व्हाइट कॉलर क्राइम तो छोड़े, उसमें आप देखें कि अब तक तो उसको फांसी पे झूल जाना चाहिए। माँ की तो बेल हो गई सर, हाँ, क्योंकि वो खातून थी तो वो बेल हो गई। तो उस पर भी पब्लिक ने बड़ा रद्द-ए-अमल दिया है कि फिर सारी खवातीन जो जेलों में पड़ी हैं उनको सबको बाहर निकाल दो यार, उनका क्या कसूर बेचारियों का। चले वालदा को छोड़े, जिसने कत्ल किया उसकी इंडाइटमेंट कितने के बाद हुई? अब तक तो उसको कोई और अच्छा मुल्क होता, सऊदी अरब होता है, ईरान होता है, मतलब रियासत मदीना की हम बात करते हैं और हम जो है मतलब है हमारा जो रियासत मदीना का रास्ता है वो IMF से, वॉशिंगटन से और पता नहीं कहाँ से जा रहा है, यूरोपियन यूनियन कहती है, हम सज़ाए मौत पर पाबंदी लगा दिया करते हैं। तो बड़ा मेरे ख्याल में क्वेश्चनेबल है। इमरान खान साहब को बड़ा रिव्यू करने की जरूरत है अपनी टीम को भी। इकोनॉमिक मामलात में तो उल्टी हो गई सब तदबीरें वाला मामला है, रीजन भी है ना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रीजन फैटफ और अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में अचानक जो ये अजीब सा भूचाल आया है। देखिए, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें हमें समझना ही चाहिए कि हमें IMF से फेवरेबल टर्म्स नहीं मिलेंगी और इसलिए हमें IMF के पास जाने से गुरेज करना चाहिए था। हमारे बहुत सारे जो माशी माहिरीन है वो कह रहे थे शुरू से कि $6 बिलियन के लिए जो इन्होंने बात की कि कमरा बनाने के लिए घर को आप जो है आग लगा रहे हैं। तो इस वक्त जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है, FATF की बात अगर आप करें तो उसमें आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने ज्यादातर शराइत पूरी कर दी है, लेकिन फिर आप उसी लिस्ट पे बरकरार हैं।
उसके मुकाबले में यूरोप में जहां पर ये सारा काला धन जाके जमा होता है, बरतानिया की मिसाल ले लें तो भाई वहां तो बड़े मजे हैं, और उनकी एक्सीए जो है हमारे बड़े बड़े चोरों को एक वो भी दे देती है, क्या कहते हैं, लीज भी दे देती है कि जी बड़े अच्छे लोग हैं, मतलब जिन पे अरबों रुपए के हमारी एफआईए ने, या तो आप कहते हैं पूरी हमारी एफआईए गलत, नैब गलत, और इस मुल्क में करप्शन हुई नहीं है, या तो हम ये तस्लीम कर लें, या फिर हम ये देखें। तो मैं समझता हूँ दोहरा म्यार है मगरबी ममालिक का, और जितना जल्द पाकिस्तान उनकी गिरफ्त से, उनके साए तले से निकले, ऑल्टरनेट चीज सोचिए, हमारे पास रास्ते हैं। चाइना के साथ आप उन ममालिक के साथ तिजारत करें जो बगैर शराइत के आपके साथ तिजारत करते हो, यानी कि आईएमएफ के बजाय फ्रेंडली कंट्रीज के साथ आप शुरू कर लें अपनी तिजारत और ये सारे मामलात। जी, होना ये चाहिए कि आपको मतलब है मशरक की तरफ देखें। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि मशरक की तो बढ़ते हुए सूरज को जरा देख। तो आपके पास ऑल्टरनेट है, लेकिन क्योंकि हमारी रूलिंग एलीट इतनी ज्यादा ज़हनी तौर पे कहते हैं ना गुलाम है मगरिब की, तो इनको खाना हजम नहीं होता। ये समझते हैं कि अमेरिका माई बाप नाराज हो गया और वो जाके कोई भी बयान दे दे, उन्होंने अपनी तरजीहात का तयन कर लिया, भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का। आज जो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक जो मफादात है कन्वर्ज नहीं होते, तो इसका हमें फिर फैसला करने का वक्त है कि जी अमेरिका से आप कितनी खुशामद कर लें, तो वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। आपकी देखें एक जो खतरा है इस बात का, जो बड़ा सोचने की बात है सिक्योरिटी रिस्क, वो ये कि हमारा जो अगला बजट बनेगा डिफेंस बजट हम बोरोड मनी पे बना रहे होंगे। अगर ये सूरत, और उसके बाद जब शिरायत होंगी वो कहेंगे डिफेंस बजट कम करें आप अपना, तो ये तो अब बात करेंगे जी। हाँ, अब फरवरी में जो अगला इजलास होना है उसमें आपको क्या लगता है कि हम फिर वही ग्रे में रहेंगे? देखिए, जाहिर है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि किसी भी मगरबी मुल्क की तरफ से जो है हमें कोई लीवे दिया जाएगा, कोई छूट दी जाएगी। अमेरिका के अज़ाइम हमारे सामने हैं। उनकी नायब वजीर खारजा जो थी वो दिल्ली में भारत के दौरे में क्या पाकिस्तान के मुताल्लिक कह के थी, हमें पता है। हमें पता है कि फ्रांस और भारत की क्या मोहब्बत है, हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन में कितना अफसर नफूज है। तो हम अगर ये समझें कि FATF से हमें कोई फेयर डील मिलेगी तो ये हमारी भूल चूक होगी, और इसके लिए हम कितने ही दौरे होते जाएं कि जी हम ये कर देंगे, फला कर देंगे। बात आपका मनी लॉन्ड्रिंग इशू नहीं है। इशू जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान को बतौर प्लाइंट स्टेट देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भारत की हेजेमनी माने, वो चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करें, जो बड़े एजेंडा है अफगानिस्तान के मामले में। वर्ल्ड ऑर्डर आप बनते हुए देख रहे हैं अब क्या? क्योंकि वो जो तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में ले आए हैं, तो ये तो वही ब्लॉक सारा वो जो पहले USSR के जमाने में था कि रूस और ये सब एक साइड पे थे और अमेरिका दूसरी तरफ था, तो आप वो उस तरह की कोई सिचुएशन इमर्ज होते हुए देख रहे हैं? एकदम मतलब अभी फ्लूइड सिचुएशन है, लेकिन अभी से बहुत सारे जो माहिरीन है वो न्यू कोल्ड वॉर की बात कर रहे हैं। और उस न्यू कोल्ड वॉर में हम क्या फैसला करते हैं? हम हस्बे साबिक जो है वो समझते हैं कि जी अमेरिका के हम पीछे चलते रहें, या हमें कोई और जो, जब भारत और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके मुकाबले में फिर पाकिस्तान का कोई तुक नहीं बनती कि वो जाकर जो है, जिस तरह से हमारे अभी तक लोग कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को मनाने की, कि अब आपकी जो ट्रांजैक्शनल जो रिलेशनशिप थी वो भी नहीं रही है अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भी। तो मतलब है ये ज्यादा चलने वाली बात नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स नए इत्तेहादी तलाश करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान जो है, और सबसे बड़ी बात अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। और हमें रज़ा बाकर तरह के जितने इकोनॉमिक हिटमैन है उसका आगाज जो होगा वो इनसे छुटकारे से होगा, जो कि यहाँ पर आलमी इदारों की, मगरबी इदारों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके आपको चेहरे नजर आते हैं रज़ा बाकर की सूरत में। जी बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आमिर जा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और वाकई बड़ी अहम बात है कि जब तक हम हिटमैन से निजात हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें पे दर पे हिट्स लगती रहेंगी और वो हिट्स हमारे लिए ख़तरनाक हैं। हम सब को नज़र आ रहा है कि हमारी मईशत कहाँ जा रही है, लेकिन वो जो मईशत है उसको संभालने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसमें बात आटा और जो है वो पेट्रोल की बुनियादी सब्सिडी जो बेसिक जो लोअर क्लास तबके को दी जाने की बात हो रही है, अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे बढ़कर कुछ सिस्टम की तब्दीली की बात खड़े होना है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमें चाहिए है। और अभी तो हम वो होता है ना मुहावरा के पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी, अभी तो हम कुल्हाड़ियां रखी हुई हैं उन पे जाके अपने पाँव मार रहे हैं। कमाऊ पूत नाजरीन, हमेशा घर में इज्जत उसकी होती है जो कमाता है बेटा, जो नहीं कमाता उस बेटे की घर में भी इज्जत नहीं होती। तो ये सूरत हाल है नाजरीन। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। आपने देख लिया कि मैंने एक गुलाबी दुपट्टा पहना हुआ है, अवैस ने पिंक रिबन लगाई हुई है, और आप समझ गए होंगे कि हम मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल बनाने का ख्याल जहां कैंसर के इलाज की सहूलियात लोगों को मुफ्त
फराहम की जाए, लोगों का ख्याल रखा जाए और उनको उस तकलीफ़ में मज़ीद इजाफा ना दिया जाए कि जो एक कैंसर का मरीज़ जिससे गुजर रहा होता है। वो सिर्फ ख्याल था कि इस किस्म का जदीद तरीन सहूलियात से आवेज़ा जो अस्पताल है वो बनाया जाए, लेकिन फिर ऐसा मौका आया कि जब पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल बन गया जो कि तकरीबन 75% अफराद को मुफ्त इलाज फराहम करता है और पिछले 25 साल से फंक्शनल है। फिर ये बना लाहौर में, लाहौर के बाद ये बना पेशावर में, ताकि वहाँ की भी जो लोग हैं, वहाँ की भी जो तकलीफ़ें हैं उनको भी केटर किया जाए। अब इनका तीसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान का कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है कराची में। बिल्कुल, और हमने आज बात करनी है शौकत खानम हॉस्पिटल के किरदार पर और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आसिम यूसुफ साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम अपने जो सेगमेंट को ज़ाहिर है 2 डोमेन्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो शौकत खानम की जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बताएं और कैंसर के लिए क्या क्या वहाँ पर इलाज हो रहे हैं वो ज़रा अगर हमारे नाजरीन को बताएं। जी शुक्रिया। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में दिसंबर 1994 में खुला। इसकी इंस्पिरेशन खान साहब की वालदा की जो स्टोरी थी, जिनका नाम शौकत खानम था, उनका कैंसर ट्रीटमेंट जो खान साहब ने उनकी तकलीफ़ देखी और उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम जो बाकी मरीज़ थे उनकी तकलीफ़ें देखी, उससे उनको इंस्पिरेशन मिली कि वो एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट प्रोवाइड करे कैंसर के लिए और ये देखे बगैर कि पेशेंट खुद पे कर सकता है या नहीं। तो यही मॉडल हम सारे कौम ने भी उसमें बड़ा साथ दिया, हम भी स्कूल में थे और वो सारे वो नेशन की जो जेनरोसिटी है उसकी तो कोई तो उस वक्त से लेके अब तक तो आप तो स्कूल में भी नहीं होंगी ना? जब नहीं, ही केम टू आवर स्कूल, ही केम टू आवर स्कूल। मेरी एक फोटो है जिसमें मैं पीछे खड़ी हूं और मैं पैसे डाल रही हूं उसके बॉक्स में। ये सबका जज्बा तो मिलियंस ऑफ लोगों ने तो उस वक्त से लेके अब तक शौकत खानम अस्पताल कहाँ तक पहुंचा है, कितने लोगों का इलाज हो चुका है और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं? लाहौर के हॉस्पिटल को अब 27 साल होने लगे हैं फंक्शन करते हुए। 30% हमारे मरीज़ KPK और अफ़गानिस्तान से आते थे, इसलिए दिसंबर 2015 में हमने दूसरा हॉस्पिटल पेशावर में खोला और अब तीसरा कराची में बन रहा है। हमारा मॉडल जो है वो टर्शरी केयर का है, यानी कि एक ही छत के नीचे तमाम तशख़ीस के लिए जो फैसिलिटीज़ और स्पेशलिस्ट्स हैं, फिर जो इलाज के लिए जो चीज़ें चाहिए जो कि कीमोथेरेपी या दवाइयों से होता है, बिजली की शुआओं से या रेडिएशन से और सर्जरी से, और फिर एंड ऑफ लाइफ केयर, जिन लोगों का कैंसर का इलाज और नहीं हो सकता या जिनकी बीमारी बढ़ जाती है उनके अलामात को हम ट्रीट करते हैं, पैलिएटिव केयर उसको कहते हैं। तो लाहौर में भी और पेशावर में ये सारी फैसिलिटीज़ एक ही जगह पे मौजूद हैं दोनों हॉस्पिटल्स में, और कराची में भी यही मॉडल फॉलो होगा। सही, तो कराची वाला कब तक बन जाएगा? कराची का हॉस्पिटल जी दिसंबर 2023 में मुकम्मल होगा और खुलेगा मरीजों के लिए। It will be the biggest. It's the biggest. लाहौर से दुगना है साइज़ में। लाहौर 5 लाख स्क्वायर फुट पे बना हुआ है, कराची का 10 लाख स्क्वायर फुट पे बन रहा है, क्योंकि कराची खुद इतना बड़ा शहर है और इसने ना सिर्फ कराची सिंध की पॉपुलेशन है, फिर बलूचिस्तान से भी लोग जनूबी बलूचिस्तान से भी बिल्कुल पेशेंट्स आएंगे। तो सर टाइप्स ऑफ कैंसर, क्योंकि शौकत खानम के बारे में लोगों में एक मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है कि लोगों को लगता है ब्रेस्ट कैंसर को तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रीट करते हैं, शायद बाकी कैंसर उस तरह से नहीं। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोगों को बता दें, वाजे कर दें कि हर किस्म का कैंसर जो है शौकत खानम ट्रीट तो हमारे दोनों हॉस्पिटल्स जो हैं वो कॉम्प्रहेंसिव कैंसर सेंटर्स हैं, तमाम कैंसर्स वहाँ ट्रीट होते हैं जो हमारे ख्याल से ट्रीटेबल हैं, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, सारे पेशेंट्स को हम लेते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में कॉमनेस्ट कैंसर है ख़वातीन में, और एशिया में अमंगस्ट द हाईएस्ट इंसिडेंसेस हैं पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की, लेकिन हम फुल स्पेक्ट्रम आंतड़ी का कैंसर, मैदे का कैंसर, फेफड़े का, कोई कैंसर ऐसा नहीं है जो हम नहीं ट्रीट करते। अच्छा, बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो आपके पास आते होंगे, एक इनफ्लो जो है वो उसका अगर आप हमें कोई मैग्नीट्यूड बता सकें। जी, सो रफली 175,000 न्यू कैंसर्स हर साल डायग्नोज होते हैं पाकिस्तान में, जिनमें से 60 to 80% डाई उसी साल में, क्योंकि वो इतनी एडवांस स्टेज में पहुंचते हैं। अच्छा, सो उसमें से एक बहुत बड़ी प्रोपोर्शन, तकरीबन 1/4 से ज़्यादा हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में आते हैं, जो लाहौर, पेशावर और कराची में बेस्ड हैं, जहाँ कोई भी पेशेंट जिनको तशख़ीस हुई हो या शक हो वो आके अपना मुआयना फ्री करवा सकते हैं। फ्री करवा सकते हैं। वहाँ से तकरीबन हम इस वक्त 2 अस्पतालों में 11,000 के करीब नए कैंसर पेशेंट्स हर साल लेते हैं। एंड अगेन पाकिस्तानी नेशन की सपोर्ट की वजह से, क्योंकि आधा से ज़्यादा बजट ज़कात और अतियात से आता है, तो उसकी वजह से हर साल वो कलेक्शंस ज़्यादा होती हैं पिछले साल से, और हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा फ्री पेशेंट्स ट्रीट करते हैं। कोई ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको आप रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं, इनको हम इलाज नहीं कर सकते? बिल्कुल, क्योंकि मिसमैच है, फैसिलिटीज़ इतनी तो नहीं है कि हम सारे ट्रीट कर सकें। बिटवीन 45 and 50,000 पेशेंट्स हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में आते हैं हर साल,
हम 2 हॉस्पिटल्स में 11 से 12 हज़ार तकरीबन ले सकते हैं नए पेशेंट्स हर साल, क्योंकि 25 से 30 हज़ार पेशेंट्स फॉलो अप पे भी होते हैं, ठीक है, जिनका पहले सालों में इलाज हो चुका होता है लेकिन 5 साल तक फॉलो अप करते हैं। सो इसीलिए दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि पेशावर में दूसरा हॉस्पिटल खोला ताकि ज़्यादा पेशेंट्स ले सकें, एंड इंशाल्लाह कराची के हॉस्पिटल की वजह से उसका जो साइज़ और फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी हैं कि प्रॉबली ये नंबर डबल हो जाएगा। बिल्कुल सही तो हम है। इंशाल्लाह 20-22 हज़ार फिर नए पेशेंट्स लिया कर तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स स्टाफ आपके इन दोनों अस्पतालों में लाहौर और पेशावर में कितना है? टोटल हमारा जो स्टाफ अक्रॉस द कंट्री है वो 3,500 के करीब है। लाहौर में अच्छा। तकरीबन 2800 स्टाफ है और पेशावर में तकरीबन 600 लोग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में सही है। है। एक हमारी छोटी ट्रीटमेंट फैसिलिटी अभी कराची में भी है, वहाँ पे हमारे पास तकरीबन 50 लोग एम्प्लॉय ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है सर, क्योंकि अभी ये भी कहा जाता है कि पेशावर वाला जो शौकत खाना है वो उस तरह से लेवल पर ऑपरेशनल नहीं है जिस तरह से कि लाहौर है, तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट या ऐसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो शायद वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो लोगों को स्टिल लाहौर आना पड़ता है। इज़ दैट ट्रू? नो लॉन्गर, नो। सो जब हमने पेशावर खोला था हमने उसको फेजेस में खोला था। फर्स्ट फेज़ दिसंबर 2015 में हमने सारी डायग्नोस्टिक्स, इन पेशेंट्स ICU वगैरह और कीमोथेरेपी से शुरू किया था, क्योंकि कीमोथेरेपी साइक्लिक होती है, यानी कि आपको बार बार लगवानी पड़ती हाँ है। जी। तो हमने सोचा कि वो जो फैसिलिटी है वो फ़ौरन खोलें पेशावर में ताकि मरीज़ों का ट्रैवल टाइम और इनकन्वीनियंस कम हो। रेडिएशन जो होती है वो अक्सर 4-5 हफ्ते के लिए होती है, लेकिन एक दफ़ा होती है। सही है। तो उसके लिए आप एक दफ़ा आ सकते हैं लाहौर और फिर वापस जा सकते हैं। सो 2019 में फिर 3 साल बाद हमने रेडिएशन का भी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया बिजली की शुआओं से। अच्छा। वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी पेशावर में खोल दी, और इस साल अप्रैल में हमने सर्जरी भी खोल ली है पेशावर तो में। टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो कहाँ पर, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम कहाँ पर हैं दुनिया की? अगर हमारी कोशिश ये होती है कि हम कटिंग एज पे रहें हमेशा। फॉर इंस्टेंस 2008 में हम पहला अस्पताल थे पाकिस्तान में जहाँ PET CT स्कैनर इंस्टॉल हुआ था, जो कि कैंसर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए एसेंशियल कंसिडर किया जाता है। अभी हमारे पास लाहौर में ऐसे 2 हैं, पेशावर में भी एक है। बहुत सारी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती हैं कैंसर में, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स में हो या ट्रीटमेंट में हो, वो इनिशियली बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और उनकी यूटिलिटी अनसर्टन होती है। तो हम थोड़ी देर ज़रूर इंतज़ार करते हैं 2-3 साल के टेक्नोलॉजी सेटल हो जाए, हाँ। डेटा फर्म अप हो जाए कि वाकई ये चीज़ यूज़फुल है कि नहीं, फिर हमारी कोशिश होती है कि जहाँ तक हो सके हम वो सारी चीज़ें। अच्छा, एक और चीज़ होती है, वो ये भी होती है कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भाई हमारी जान पहचान नहीं है वहाँ पर, तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। तो ये जो जान पहचान वाला, और ये पाकिस्तान के हर मसले में ये होता है, हर कोई भी डोमेन हो, नादरा का शनाख्ती कार्ड से लेकर पासपोर्ट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर कुछ भी हो, तो यहाँ पर जान पहचान वाला फैक्टर जो है वो कितना ज़्यादा अमल दखल होता है? वो ज़ीरो है, वो ज़ीरो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा हमारे वॉक इन क्लिनिक्स में लोग आते हैं, तो अब हर जगह पेशावर में, कराची में, लाहौर में वॉक इन क्लिनिक्स हैं, वहाँ किसी की जान पहचान नहीं होती। वो सिर्फ मेरिट पे और डिज़ीज़ की स्टेज पे देखा जाता है मरीज़ को, कि वो ऐसी डिज़ीज़ हो, इस स्टेज पे हो जिसका हमारे ख्याल से हम इलाज कर सकें। हमारे पास उसके लिए दवाइयाँ हों, इक्विपमेंट हो, स्पेशलिस्ट्स हों और कैपेसिटी हो। सो सिर्फ कैपेसिटी पे बेस किया जाता है। नेवरदलेस ऑब्वियसली जिनको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं वो तो नेचुरली आई अस्यूम खुश होते हैं, लेकिन जिनको आप नहीं एक्सेप्ट करते वो बहुत एक बिटर पिल होती है उनके लिए। करने का वो क्या क्राइटेरिया होता है? कि अगर उनकी डिजीज स्टेज ज़्यादा हो, जिसमें हमें लगे कि हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलाज ज़कात से हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। ज़कात एक सीक्रेट ट्रस्ट है लोगों की। हमारा ख्याल है कि लोगों ने हमें इसलिए दी हुई है कि हम उससे मैक्सिमम बेनिफिट किसी को पहुंचा सकें। तो आप बेनिफिट तो सबको पहुंचा सकते हैं, जो एडवांस डिजीज़ है उसको भी कोई बेनिफिट तो होगा, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट हमारे ख्याल से उनको होगा जो मुकम्मल इलाज हो सके, जिनका जो सेहतयाफ्ता हो सके, जो अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें, माएँ हों, वालिद हों, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकें, बजाय इसके कि हम वही पैसे खर्चें लेट स्टेज डिजीज़ में, जिसमें उस इंडिविजुअल को शायद थोड़ा फ़ायदा तो हो, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आप क्योर करके किसी को कर ठीक है। एक और टेस्ट होता है जिसके बारे में कहते हैं बाहर की दुनिया में होता है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में करते हैं लोग, कहते हैं आप अपने कैंसर के बारे में पहले से जान सकते हैं कि आपको आने वाले सालों में या कभी एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ कभी डेवलप होगा या नहीं होगा। क्या वो टेस्ट पाकिस्तान में हो सकता है और कितना महंगा है, सस्ता है? जिस तरह अल्जाइमर की जीन वो चेक करते हैं कि क्या आप में, आपके अब्बू को अल्जाइमर था तो क्या आप में है? सो आई थिंक जो ये इसको ब्रॉडली जो कहते हैं वो स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि आप ऐसा टेस्ट करें किसी में जिनको अभी अलामात नहीं हुए, लेकिन जिससे पता चले कि उनको वो रिस्क है। सही है। तो स्क्रीनिंग फॉर कैंसर बहुत किस्मों की होती है, और क्योंकि हम अब ब्रेस्ट कैंसर की भी बात कर रहे हैं, पिंकटोबर भी है, तो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग फॉर एग्जांपल उसमें जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत बहुत कम लोगों में होती है,
जो सिंपलेस्ट वे है ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग का वो तो सेल्फ एग्जामिनेशन है। 18 से 40 साल की उम्र तक हर ख़वातीन, हर औरत को ज़रूरी है कि वो एक दफ़ा महीने में अपनी छाती का मुआयना करें। 40 साल की उम्र के बाद 60 साल तक हर साल अपना मैमोग्राम करवाएं, जो एक ख़ास किस्म का एक्सरे है। तो ये स्क्रीनिंग है फॉर ब्रेस्ट कैंसर। मुख्तलिफ और बड़ी आंत के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग हो सकती है टेस्टों से, ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट से, या कोलोनोस्कोपी करने से, बड़ी आंत का अंदर से मुआयना करने से। मुख्तलिफ तरीके हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं ब्रेस्ट कैंसर में, मे बी 10%, जिनमें एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है। अच्छा। फैमिलीज़ में रन करता है, वालदा को होता है, बेटी को भी हो सकता है, खलाओं को हो सकता है। उसकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है। वो पाकिस्तान में शौकत खानम ही करता है। अच्छा, वो ब्रैका जीन उसको कहते हैं, BRCA 1 और 2। ठीक है, और इज दैट फ्री या उसके चार्जेस जो हमारे फ्री पेशेंट्स, हाँ, so हमारे 75% ऑफ आवर पेशेंट्स लाहौर में भी, पेशावर में भी आर ट्रीटेड कम्प्लीटली फ्री। उनके लिए फिर हर चीज़ फ्री है। अच्छा, सही। पेट स्कैन हो, कीमोथेरेपी महंगी से महंगी हो, टेस्ट हो कोई, बट 25% रफली लोग पे करते हैं। तो और इस टेस्ट का नाम क्या आपने बताया? ब्रैका, BRCA 1 और 2। बिल्कुल सही। अच्छा, जो लोग वो जेनेटिक वाला टेस्ट ना कर सकें वो फिर इस प्लेज की तरफ तो आएंगे। ये प्लेज क्या है, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या और मज़ीद क्या क्या कर रहे हैं आगाही के लिए। ये प्लेज एग्जैक्टली यही है कि हम चाहते हैं कि हर औरत पाकिस्तान में अपने आप से प्लेज करे कि वो 5 मिनट हर महीने अपने लिए निकाले, अपने बच्चों को छोड़ के, घर वालों की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ के, कि 5 मिनट हर महीने ले अपने लिए, अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करने के लिए अपने हाथ से। दैट इज़ द सिंगल मोस्ट यूज़फुल थिंग 18 साल से लेके 40 साल तक, ताकि अगर कोई गिल्टी महसूस हो तो आप उसको फ़ौरन रिपोर्ट करें, किसी डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि उस उम्र में अक्सर गिल्टी कैंसर नहीं होगी, लेकिन हाथ लगाने से पता नहीं चल सकता। सो कोई गिल्टी महसूस हो तो उसको फ़ौरन चेक करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अर्ली स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का मुकम्मल इलाज मुमकिन है, 100% इलाज हो सकता है। बेसिकली वही डिजीज़ लेट हो जाए, स्टेज 3 या 4 में चली जाए, तो 20% सर्वाइवल पर रह जाता है। अच्छा, तो बस ये कि आप अपना मुआयना करते रहें, और जहां आपको कहीं कोई इस तरह की कोई गिल्टी या कोई चेंज फ़ौरन उसको चेक करवाएं, शर्माएं ना, डरे ना, इंतज़ार ना करें कि चलो 2-3 महीने देख लें, क्योंकि वो फैल सकती है। और इस हवाले से इस महीने में आप लोगों की कोई ख़ास एक्टिविटीज़ चल रही हैं? जी, हमारा ख़वातीन जा भी सकें। और हम 25 साल से ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारा इसमें मीडिया का भी रोल है। आप लोगों ने हमारी मदद की। 25 साल पहले आप टीवी पे आके बात नहीं कर सकते थे इस मौजू पे, टैबू था। अब हर चैनल पे हर वक्त ये बात हो रही होती, विच इज़ फैंटास्टिक। और इसकी वजह से हमने अर्ली स्टेजेस भी देखी हैं लोगों को आते हुए, और क्योर रेट्स भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाते हैं अवेयरनेस करने के लिए, लाइव सेशंस करते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स वगैरह, ताकि अवेयरनेस इसके लिए बढ़े। हमारा रिसर्च का बहुत फोकस है ब्रेस्ट कैंसर पे, क्योंकि दिस इज़ द कॉमनेस्ट कैंसर जो हमारे यहाँ देखा जाता है। तो हमारे बेसिक साइंस रिसर्च भी हम कर रहे हैं, और हमने नोवेल जेनेटिक म्यूटेशंस इसमें आइडेंटिफाई भी की हैं। सही। इसके अलावा न्यूमरस और इवेंट्स थ्रू आउट दिस टाइम, बट एक्चुअली पूरा साल हम करते रहते हैं। एंड हाउ कैन पीपल कनेक्ट विद यू? शौकत खानम कराची का जो बन रहा है, उसके लिए भी किस तरीके से एहतियात दे सकते हैं, या ज़कात या डोनेशंस? सो उसका न्यूमरस मोड्स हैं। एक है 100 रुपीज़ दे के आप डोनेट अ ब्रिक कर सकते हैं। 100 रुपये आप रोज़ दें तो एक ईंट लगती जाएगी हॉस्पिटल में। 5 लाख रुपए आप दें तो आप फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं। एक फाउंडिंग डोनर्स मॉन्यूमेंट है, उस पर आपका या आपके वालिदैन का, किसी का आप नाम लिखवा सकते हैं। लाहौर में और पेशावर में ऑलरेडी है। 20 लाख से शुरू करके तो आप कोई कमरा या एरिया डेडिकेट करवा सकते हैं, अगेन अपने किसी लव्ड वन के नाम पे। हमारी वेबसाइट www.shaukathanam.org.pk पे पूरा मेन्यू है इक्विपमेंट का भी, और ये जो एरियाज़ डेडिकेट करवाने के लिए, कि आप देख सकें जितनी आप देना चाहें उसके मुताबिक। अगर आप 0800 11 555 पे फ़ोन करें तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपसे घर पे आके तो आपकी डोनेशन कलेक्ट करेंगे और रिसीट भी देंगे। 0800 11 555 इस पर कॉल करें और वो खुद आकर ले लेंगे। ये एंड वन थिंग वी ऑलवेज मेंशन एवरीवेयर इज 770 पे अगर आप SMS भेजें ब्लैंक या आईफोन पे स्पेस डाल के, तो 20 रुपए शौकत खानम को मिलते हैं। ये तो हम अभी फौरन ही करते हैं ना, जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो उठाए और ये काम तो कर दे। 770 पर मैसेज कर दीजिए। ये कंट्रीब्यूशन छोटी सी हो जाएगी। और वो जो आपने बात की थी ना कि 25 साल पहले इस पर बात नहीं हो सकती थी, अब इस पर बात हो रही है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर खुदा न खास्ता किसी शख्स को ये पता चले कि उसकी माँ या उसकी बहन या बीवी बेटी किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है, और वो ऐसी स्टेज पर पहुँच चुका है जहाँ वो खुदा न खास्ता लाइलाज है,
और वो सिर्फ इस वजह से उस स्टेज पर पहुंचा कि उस पर तो उसके बारे में बात नहीं हुई। Exactly. तो वो कितना बड़ा ट्रॉमा होगा उस शख्स के लिए कि सिर्फ बात न करने की वजह से उसके एक ऐसी बीमारी जिसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है वो लाइलाज हो जाए सिर्फ इसलिए कि आप बात नहीं कर सकते थे। और वो मतलब हमें तो हमारा रिलीजन जो है उसने ये सिखाया है कि शरअ में कोई शर्म नहीं है, शरीयत की जो भी बात है, और ज़ाहिर है इलाज सुन्नत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें, दीन हमारा जो है वो इल्म हासिल करने के लिए भी माइल करता है और इलाज के लिए भी जो है वो माइल करता है बीमारियों के, और कुरान में भी ये आता है कि हर बीमारी की शिफा मौजूद है। तो फिर भी हम अगर बात ना करें तो ये तो अपने आप से और पूरे माशरे के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया, और हमारी दुआ यही है कि ये जिस तरीके से कराची का ये हॉस्पिटल बन रहा है जल्द ये बने और बहुत सारे शहरों में ये अस्पताल बने और मरीज़ों की तादाद जितनी कम हो सकती है वो कम हो। बिल्कुल जी, एक वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब जो हमारे चेहरे हैं, आप लोग कहते हैं कि हमारे वक्त मुस्कुराते हंसते रहते हैं, वैसे भी देखें ये स्माइल है उस जमाने की डेंटोनिक वाली, तो ये जो स्माइल है नाज़रीन, तो वो आता था ही वो भी करता था एक। हाँ ये भी था, बिल्कुल बिल्कुल वो भी है। तो आजकल की जो स्माइल है, ज़ाहिर है जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, जदीद तरीक़ाकार आ गया है, तो मुस्कुराने का भी एक तरीका है जिसको कहते हैं हॉलीवुड स्माइल। अभी हॉलीवुड स्माइल कुछ लोगों में पैदाइशी होती होगी ज़ाहिर है, और कुछ लोगों को उस स्टैंडर्ड के मुताबिक सेट किया जाता होगा कि दांत छोटे हैं तो बड़े, बड़े हैं तो छोटे, काटा पीटी करके, सफाई करके, सफ़ेदी लगा के और ब्रेसेस लगा के, इस तरह से इन दांतों को हॉलीवुड स्माइल की शक्ल दी जाती है और आपको दिया जाता है हॉलीवुड स्माइल। सही, तो अब हॉलीवुड स्माइल कैसे होती है, क्या होती है, कैसे बनाई जा सकती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर उवैस आफरीदी साहब मौजूद हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त डेंटिस्ट हैं और हमें ये गाइड करेंगे हॉलीवुड स्माइल के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब, आपने वक्त निकाला। ये बताएं सबसे पहले ये हॉलीवुड स्माइल होती क्या है? मेरी स्माइल है क्या हॉलीवुड स्माइल? हॉलीवुड स्माइल में आसान लफ्ज़ों में बताऊँ ना, अपनी खूबसूरत को चेंज करना, तब्दील करना, खूबसूरत स्माइल को ना उसको खूबसूरत बनाना, इसको हम हॉलीवुड स्माइल कहते हैं। ये जब सबसे पहले जब ये हुआ था, इसको हॉलीवुड स्माइल भी इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जब एक्ट्रेसेस वगैरह मुँह बनाते थे मूवीज़ वगैरह, तो उसको कुछ वक्त के लिए चेंज करते थे स्माइल को, उसके लिए खूबसूरत बनाते थे। तो उस वक्त ये एक ट्रेंड शुरू हो गया। तो अभी तो बिल्कुल आम लोग भी करते हैं, मतलब माशरे में सब लोग तकरीबन करते हैं इसको। उस टाइम अक्सर में जब पहले में इसमें हुआ था ना, तो बच्चे जब होते थे ना, तो जो छोटे छोटे स्टार्स होते थे ना बच्चे, इसमें वो है ना, तो उसके दांत जब गिर जाते थे तो एक इशू आता था कि अभी वो किस तरह मीडिया को फेस करेगी, टीवी पे फिल्म वगैरह किस तरह आएगी ना, तो उसके लिए ये बनाते थे। तो उससे अभी आ गया बड़ों में भी और बस माशरे में भी। सही। तो ये हॉलीवुड स्माइल बनती कैसे है? हॉलीवुड स्माइल इसकी कुछ तरीके हैं। एक तो अगर किसी के दांत सबसे पहले सीधे है, अलाइनमेंट में है, सब ठीक है, तो उसके लिए अलग तरीके, अगर टेढ़े है या नहीं है दांत तो उसके लिए अलग तरीका है। तो एक मैं थोड़ा सा डिटेल में आंसर दूंगा। तो इसका ये है कि सबसे पहले अगर उसके दांत सही है और सिर्फ कलर चेंज है, तो कलर चेंज करने के लिए हम उसको एक वो प्रोसीजर है वाइटनिंग या ब्लीचिंग हम उसको करते हैं, तो उससे उसके दांत वाइट हो जाएंगे, जितने वाइट चाहते हैं तो हो सकते हैं। अच्छा। अगर किसी के दांत टेढ़े है, ख़राब है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम पहले उसको सीधी करते हैं, फिर उसके मुताबिक चेंज करते हैं। किसी के दांत ठीक है, सिर्फ उसमें शेप का इश्यूज़ है, तो उसके लिए फिर एक अलग प्रोसीजर है, इसको हम विनियर्स कहते हैं या क्राउनिंग करते हैं। उस विनियर्स का मैं इसको ये बताऊँ ना शॉर्टकट, जिस तरह लड़कियां नेल लगाती हैं ना, तो उस तरह इधर भी हम एक लेयर से लगा लेते हैं, ठीक है, तो उससे उसकी हम शेप, कलर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये इसकी डिफरेंस तरीके हैं। तो ये जो सिर्फ आगे के जो दांत होते हैं, जो चमकते हुए दांत, ये हॉलीवुड स्माइल के ज़मरे में आते हैं क्या? नहीं, हॉलीवुड स्माइल उसको हम कहते हैं जिसको हम खाने वाली दाढ़ या अक्ल जो खाने वाली दाढ़ होती है, आड़ होती है ना, वो नज़र ना आए, बाकी दांत नज़र आए, तो ये हॉलीवुड स्माइल में, ये खूबसूरत स्माइल में काउंट होती है। ब्रॉड स्माइल जिसको हम कहते हैं, खूबसूरत स्माइल वही होता है जो ब्रॉड होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि उसमें पीछे दाढ़ें जो है ना खाने वाली वो भी नज़र आए, उसके अलावा दांत नज़र आने चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छी खूबसूरत स्माइल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ प्लीज डिफाइन विद अ सूटेबल डायग्राम जो होता है ना, वो डिफाइन डेफिनेशन बताएं। उसको इस तरह डिफाइन करते हैं, उसका एक पूरा क्राइटेरिया जो हम पढ़ते हैं किताब में। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी शेप, एनाटमी, कलर वगैरह सबसे पहले ये किस तरह है। जिस तरह लड़कियों के लिए शेप आता है थोड़ा सा राउंड, अच्छा, और थोड़ी सी इस तरह आता है। मेल के लिए आता है थोड़ा सा बल्कि हो और स्क्वायर शेप हो,
तो ये मेल के लिए ठीक है, फीमेल के लिए राउंड और ये आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आया इसमें स्पेसेस है कि नहीं है, तो दांतों में स्पेस नहीं होना चाहिए ठीक है, सब जुड़े हुए हैं तो अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आया इसको मिड लाइन, हम इधर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ठीक, उसके साथ हम देखते हैं कि इसकी लाइन मिड पे है, दांत जो है ना मिड पे है कि नहीं, तो इसको हम मिड लाइन के साथ देखते हैं, ये नाक के साथ इस तरह आता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं आंखों की लाइन के साथ, एक इधर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, उसके हिसाब से हम पे नीचे स्माइल का देखते हैं कि उसके साथ पैरल आता है कि नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें गम्स कितने नज़र आते हैं, जिसको मसूड़े कहते हैं, वो भी ज़्यादा नज़र नहीं आनी चाहिए, और ये भी नहीं कि बिल्कुल नज़र ना आए, मतलब 2 mm तकरीबन इस तरह नॉर्मल ठीक खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, जिसकी छोटे बिल्कुल नज़र नहीं आती उसके लिए फिर अलग वो है, जो नज़र आती है उसके लिए अलग है ठीक है, ये देखना चाहिए। फिर उसके बाद कलर देखना चाहिए। कलर अक्सर हम देखते हैं ये आंख का जो सफ़ेदी नहीं होती उसके साथ फिर हम मैच कर लेते हैं, या स्किन के कंट्रास्ट में उसको देखते हैं, तो दांतों का कलर इस तरह फिर हम चेक कर लेते हैं कि इस किस तरह है, कलर वगैरह किस तरह है। फिर टेढ़े नहीं होने चाहिए, दांत बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया जो सारा मैंने। अच्छा, दूसरा ये भी होनी चाहिए कि अगर आप स्माइल करते हैं तो आपका स्माइल लाइन स्ट्रेट ना हो, स्ट्रेट जो है ना थोड़ा सा ओल्डर एज को शो करता है ना, कर्व होना तो वो यंग स्माइल को शो करता है। तो उसको अच्छा, ये थियोरिटिकल बातें छोड़ते हैं, प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। भाई इसको आसान अल्फाज में समझाइएगा। भाई मैं स्माइल करता हूँ ठीक है जी, ये मेरी स्माइल है। अब ये जो मेरी स्माइल है, ये इसके बारे में आप बताएं कि ये हॉलीवुड स्माइल है या नहीं है, या उसके कितना करीब है। मैं मीडिया के सामने कहूँगा, आप माइंड ना कर दें। कोई मसला नहीं है, मैं माइंड नहीं करूँगा, आप बताएं, खुल कर बताएं। सबसे पहले स्पेसिंग, आप देखें ना आपके दांतों में स्पेस है यहाँ पे, तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा आप अच्छा एक और चीज़, कॉरिडोर को आप देखें। अच्छा, मैंने वो मिस कर लिया। अब आप स्माइल करते वक्त देखो आपकी इधर ब्लैक कॉरिडोर बन रहे हैं, ये बहुत मतलब मैं बहुत गहराई में जाऊँ तो वो आपके बन रहे कॉरिडोर, ये नहीं जाए गहराई में जाए इसमें मतलब अगर ब्लैक कॉरिडोर हो तो उसको हम फिर चेक करते हैं। ये हो गया, स्पेसिंग होगी, बाकी बस इतना काफ़ी और नहीं बताऊंगा आपको। सही है, ठीक है ठीक है। अच्छा ये अच्छा वैस करो आपने बता दी। अब मेरी स्माइल तो पीछे रह जाएंगी ना जैसे, और क्या मतलब बताएं। अब वो एक फ्री कंसल्टेशन भी मिल रही है ना इधर, तो आप मेरी स्माइल के बारे में भी बताएं। अच्छी है, खूबसूरत है, आपकी भी कलर मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा आपके फेस के साथ जो है ना कंट्रास्ट में, आपका थोड़ा सा फेस के हिसाब से थोड़ा सा येलो आ रहा है, और दूसरा आपका भी इधर से थोड़े से दांत टेढ़ा है, इधर से इस साइड पर कॉरिडोर थोड़े से ब्लैक बन। कॉरिडोर को इतना वो ना करे क्योंकि ये बहुत गहराई में जाती है बात। अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा आपका है, बाकी आपकी स्माइल ठीक है। अच्छा, लिप्स का भी होता है, बल्कि लिप्स चाहिए। थिन लिप्स जो होती है ना वो खूबसूरती में वो आपको जो है ना ओल्ड या इस तरह वो दिखाएंगी, और लिप मोटी हो ना तो उसमें आपको बहुत सी डिस्क्रिपेंसी वो आपको सही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिप्स का आपने जिक्र कर दिया, दांतों का काम होता है डेंटिस्ट का, दंतानसाज, और जो लिप्स का काम है ये आएगा डर्मा के डोमेन में। अब ये तो डोमेन क्रॉस हो जाएगी, तो आप क्या दांतों का काम करके डर्माटोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं कि अब मैंने दांतों को हॉलीवुड बना दिया, अब आप होंठों को हॉलीवुड बना दें? वाह वाह वाह। हाँ जी, वो उसके पास आजकल डेंटिस्ट भी है, कम से कम थोड़ा बहुत डर्मा का काम कर लेते हैं, लेकिन आप उसको रेफर कर सकते हैं कि अगर किसी को फिर सर्जरी की ज़रूरत है तो वो भी हो सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है आजकल आपने देखा होगा, मैं क्रिकेटर वगैरह किसी का नाम नहीं लूँगा, मीडिया वाले जितनी भी पर्सन है ना, क्योंकि बहुत मैं जब देखता हूँ तो सबसे पहले उनकी स्माइल देखता हूँ कि इसमें क्या क्या खामियाँ है। ठीक है, तो किसी का जो है ना ये नीचे जा जो है ना वो बड़ा होता है, इसका क्या करेंगे? इसके लिए बाहर मुल्क में तो ज़बरदस्त सर्जरी होती है, पाकिस्तान में थोड़ा सा वो कम है, लोग नहीं करते, तो उसके लिए फिर सर्जरी होती है। सर्जरी से हम ये काट के ना इसको छोटा कर लेते हैं नीचे जा को, अगर उसका ऊपर जबड़ा जो है ना वो थोड़ा सा बाहर निकला या अंदर निकले, उसको भी सर्जरी से हम बराबर कर सकते, बैलेंस कर सकते। इतना चेंज आएगा कि आप हैरान रह जाओगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं क्या जो दांतों की कटिंग करा के उनकी शेप वगैरह चेंज करा के, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ये जो दांत है ये लंबा है बाकी दांतों से, मुझे नहीं शौक, मुझे पसंद है अपने दांत, लेकिन कुछ लोग ड्रैकुला स्टाइल जो होता है उसको भी कटवा देते हैं, कुछ लोग ड्रैकुला वाले दांतों को कटवा देते हैं, तो ये भी होता है? हाँ जी, होता है। अब आपका जो केस है ना, आपका मैं बताऊँ, आप कभी भी इस पर सर्जरी वगैरह पे ना जाइए, तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो आपका ब्रेसेस वगैरह इनसे कवर हो जाएगा। हाँ, कुछ पेशेंट हो कहते हैं कि नहीं मुझे ब्रेसेस नहीं, मैं पब्लिक फिगर हूँ या इस तरह, ये ना मेरा दांत नहीं कर, उसके लिए आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, उसको हम कहते हैं एलाइनर्स। वो आप लगा दो, नज़र नहीं आएगा, आप प्रोग्राम शो करती रहोगे, आपको नज़र नहीं आए लोगों को, लेकिन आपका वो सीधा कर देगा, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसी वजह दूसरा, अब ये भी बात हमेशा याद रखें कि दांतों का, अब मैं वो दरमियान में मुझे और भी बात याद आ रही है, दांत कभी भी एक लाइन में नहीं होने चाहिए। एक लाइन में होगी तो खूबसूरती में काउंट नहीं होगी। ये दो दांत जो सामने वाले हैं ये थोड़े से बड़े, उसके साथ जो दांत है ना वो 1 mm उससे छोटे होने चाहिए, फिर इसके साथ जो है ना वो फिर थोड़े से बड़े होने चाहिए, तो ये खूबसूरती में। अगर सारे स्ट्रेट हो जाए तो खूबसूरती में नहीं है।
अवैध तयन कर रहा है मुस्कुराहट जो है वो खूबसूरती में काउंट होगी या नहीं, तो क्या पता चला। ठीक है, क्वेश्चन बेहतर है, ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन मैं असल में मेन चीज़ एक और ये लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखें सारी चीज़ें तो आपने बता दी, काटना ये वो सारी चीज़ें जो भी है, लेकिन इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं ये भी ज़रूर बताइए। हर प्रोसीजर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस तरह कोई सर्जरी करेंगे ना तो सर्जरी हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ये सबसे पहले ब्लीचिंग करोगे तो उसके साथ आपको थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी लग सकती है जो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगी। अगर दूसरा सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट अगर आप विनियर्स लगाओगे तो विनियर्स के लिए कटिंग के बगैर दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकता। उसके लिए आप मुझे आपके दांत थोड़े थोड़े से काटने पड़ेंगे, फिर उसके ऊपर लेयर्स लगेगी। तो वो लेयर्स का आपने ये ख्याल करना होगा कि मतलब आप उसके साथ डायरेक्ट कोई सख्त चीज़ नहीं खा सकेंगे, थोड़ा सा आपने एहतियात करना होगा। जिस तरह अपने दांतों के साथ करते हो ना, उससे थोड़ा सा आप फिर एहतियात के साइड पर जाओगे तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट्स होगा, क्योंकि आपके ओरिजिनल दांत कट जाएंगे, वो सेंसिटिविटी वगैरह वो कवर हो जाएगी। फिर अगर आपके दांत की शेप बहुत बिगड़ी हुई है, बहुत आपने खूबसूरती उसमें लानी है, उसके लिए फिर क्राउन लगते हैं, तो क्राउन के लिए फिर कटिंग और भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सही, ये इसके साइड ये कटिंग वगैरह होगी तो सेंसिटिविटी वगैरह होगी, कुछ प्रोसीजर्स में वो सेंसिटिविटी वक्त के साथ खत्म। अच्छा, वो जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने बहुत सारे अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ मुसल्लत किए हुए हैं, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम वो हॉलीवुड को देखते हैं या फिल्म एक्टर्स को देखते हैं और देखते हैं शिफा को, हाँ कितनी अच्छी लग रही है, मैं भी ऐसी बन जाऊँ, तो ऐसे मत सोचिएगा ओवैस जो है वो चलो ये तो नॉर्मल लग रहा है, इसकी खैर है, इसका क्या है। लेकिन बात ये है कि वो जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको मद्देनजर रखने हैं। और कुछ चीज़ें आपके चेहरे पर प्रोपोर्शन के हिसाब से ऊपर वाले ने बनाई हुई हैं, उनको अगर आप करेंगे माइकल जैक्सन बाएं कर देंगे तो ये माइकल जैक्सन से बेहतरीन मिसाल आप लोगों की सामने कोई और नहीं है। बिल्कुल, तो ये चीज़ है और वो बाद में ठीक नहीं हो सकता। एक दफा आपने उसको छेड़ दिया, नाक को पतला कर दिया तो वो फिर पतली है, फिर वो मोटी नहीं हो सकती। और बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को आप देखें वो मामले जो है वो उनके इन सर्जरी से खराब हुए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपका वक्त दिया आपने। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।